नमस्कार, मैं हूं रितेश मिश्र। आशंका लगातार बनी हुई थी। अभी पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि दूसरी बार भी जलजले ने दस्तक दे दी। धरती डोल गई, साहस भी थमने लगी और फिर वही हुआ, यानी कि हिमालय कांप उठा। तो आज इस खास पेशकश में बात करेंगे इसी जलजले की। भूकंप के ताजा झटकों ने पटरी पर वापस लौटती जिंदगी को फिर से बेपटरी कर दिया। मंगलवार को आए भूकंप के झटकों से लोग एक बार फिर से दहशत में आ गए। जरा आप भी देखिए। एक बार फिर डोली धरती। नेपाल से लेकर हिंदुस्तान तक हिला। 6 देशों में महसूस किए गए झटके। भूकंप के बाद मची अफरा तफरी। पच्चीस अप्रैल के जलजले को लोग भूले भी नहीं थे कि मंगलवार को एक बार फिर धरती डोली। इस बार फिर भूकंप के 3 केंद्र थे। 2 केंद्र नेपाल में और 1 का केंद्र अफगानिस्तान में था। नेपाल में एक केंद्र की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.4 और दूसरे की 6.2 मापी गई है। नेपाल के कोटारी में भूकंप का केंद्र जमीन से 18 किलोमीटर नीचे था। वहीं अफगानिस्तान में भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.9 मापी गई है। भूकंप के तेज झटकों से एक बार फिर दहशत का माहौल कायम हो गया। लोग घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर और खुले मैदानों में आ गए। और बहुत ज्यादा शॉक वेव्स आ रही थी, एंड आप फील कर सकते हो। हमारे यहाँ साईं बाबा की मूर्ति है, वो पूरी हिल रही थी, तो हम देख सकते हैं। फील तो करना दूर की बात है, आप इतना ज्यादा देख सकते हो। काफी देर तक आए, फोटोज, हमारी चेयर्स वगैरह, पानी की बोतल रखी हुई थी, वो सब हिल रहा था। हाँ, मतलब जैसे अर्थक्वेक में हल्का स्टार्टिंग में होता है, वैसे ही फील हो रहा था। भूकंप ने इस बार भी नेपाल में भारी तबाही मचाई। कई मकान ढह गए, कई इमारतों में दरारें आ गईं। एक बार फिर कई जिंदगियां तबाह हो गई। भारत के 12 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बिहार में एक बार फिर ज्यादा नुकसान हुआ। पटना, दानापुर, सहरसा, दरभंगा, मधेपुरा, सिवान, हाजीपुर, लखीसराय, फारबिसगंज समेत कई जिलों से तबाही की खबरें आ रही हैं। कहीं मकान की दीवार गिर गए हैं, कहीं भूकंप के बाद मची भगदड़ में लोग घायल हुए हैं, तो कहीं डर से किसी की धड़कन रुक गई। लोग दहशत में हैं। हमसे लोगों में दहशत पैदा हो गया। अभी मैं ऊपर गया तो मेरी माँ ने कहा कि कोई अनहोनी होने वाली है, लग रहा है। तो हमें लग रहा है कि हमारी माता जी जो भी कहीं, और इससे 2 दिन के भूकंप से तो लोगों को लगा कि भूकंप कैसा होता है, लेकिन आज के भूकंप से हमें लगता है लोग डर गए हैं। आज के भूकंप से, आज की तीव्रता हमें लगा रोज के भूकंप से ज्यादा थी। मौसम विभाग के अनुसार अभी कम तीव्रता वाले भूकंप के और झटके आ सकते हैं। इन सब के बीच अफवाहों का दौर भी एक बार फिर शुरू हो गया है। जी मीडिया लोगों से अपील करता है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भूकंप के लिहाज से बिहार का ज्यादातर इलाका खतरनाक माना जाता है। 18 दिनों के अंदर भूकंप के लगातार झटकों से बिहार बुरी तरीके से सहम चुका है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को आए भूकंप में बिहार में 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद मंगलवार को यानी कि 12 मई को आए भूकंप में 15 से अधिक लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। लोगों की मौत और नुकसान के बाद अब सवाल यह उठता है कि क्या बिहार इस तरह के झटकों के लिए तैयार है? नेपाल में आए इस जलजले ने बिहार की राजधानी पटना समेत सभी जिलों की इमारतों में रहने वालों को दहशत के साए में रहने को मजबूर कर दिया है। बताया गया कि अगर भूकंप की तीव्रता थोड़ी भी तेज होती तो पटना समेत आधा बिहार तबाह हो जाता। हर कोई
बहुत ही असुरक्षित और बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रहा है। इसके बाद कम से कम सरकार या इसको सीरियसली लेना चाहिए। लोग एक नोटिफिकेशन निकाल देते हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इस पर पूरा इसके कंट्रोल होना चाहिए बिल्डिंग्स जब बनती है। और ये जो स्पेस है, कुछ शहरों में देखते हैं कि जो प्लांट वे में सिटीज़ बसी हैं, तो अब पटना के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है, कम से कम ये लोगों की सुरक्षा के लिए। और लोग खुद अब इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं कि अगर इसको लापरवाही ज़रा भी हुई तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। ये आशंका इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में मुनाफिक की होड़ में बेतरतीब तरीके से कानून को ताक पर रखकर इमारतों का जाल बिछ रहा है। राजधानी पटना के हालात तो बेहद डरावने हैं। बिना प्लानिंग के पटना में छोटी बड़ी इमारतें तैयार हो रही हैं। कई मोहल्ले की छोटी छोटी गलियों में पतले और लंबे मकान खड़े कर लिए गए हैं। तेज झटके में इनके भरभरा कर गिरने की आशंका है। कुछ सरकारी क्वार्टर भी जर्जर अवस्था में है। वहीं नगर निगम की रोक के बावजूद गंगा नदी के किनारे भी बड़ी संख्या में अपार्टमेंट और मकान बना लिए गए हैं, जिसके भूकंप के दौरान धंसने की आशंका ज्यादा है। पटना में मकान की सुरक्षा को लेकर मजबूत नींव का कितना इंतजाम हुआ होगा, इसका अंदाजा प्लॉट्स के व्यावसायिक इस्तेमाल को देखकर लगाया जा सकता है। ये हालात उस पटना के हैं जो सिस्मिक जोन 4 में आते हैं, यानी भूकंप के लिहाज से खतरे के निशान में दूसरे नंबर पर पटना आता है। जाहिर है अगर पटना या बिहार के नजदीक भूकंप का केंद्र हो तो पटना को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन मुनाफे के लिए बेतरतीब तरीके से बन रही इमारतों पर लगाम लगाने में न सरकार को दिलचस्पी है न बिल्डर्स को। मकान जैसा आपने कहा कि बहुत सारे मकान ऐसे बेतरतीब बने हुए हैं, अब तो बन गए हैं, उसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। रेट्रो फिटिंग लोगों को करा लेनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती, रेट्रो फिटिंग कराना ही पड़ेगा। इस तरह की बड़ी चर्चाएं होती हैं कि गवर्नमेंट को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि रेट्रो फिटिंग हो जाए, लेकिन रेट्रो फिटिंग में पैसा खर्च होता है। तो हर प्राइवेट मकान का रेट्रो फिटिंग वहाँ पे कराया जाता है, जैसे जापान जैसी जगहों में जहाँ पे रोज़मर्रे की चीज़ है अर्थक्वेक। जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, एक बार केजिंग करने के बाद, इन्फोर्समेंट केजिंग करने के बाद स्ट्रक्चर कंसल्टेंट से उसको अप्रूव करना जरूरी है, क्योंकि प्रॉपर उसका प्लेसिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, किस एमएम का छड़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एमएम का छड़ वहाँ प्रोवाइड है कि नहीं है, क्योंकि उस पर लोड उसका डिपेंड करता है। और लोड के हिसाब से जो है इन्फोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। और बिहेवियर जो है डक्टाइल बिहेवियर होना चाहिए। इसको अगर इंश्योर कर लिया जाए तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भूकंप के लिहाज से बिहार कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बिहार के सभी 38 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। सिस्मिक जोन 5 यानी जहां भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा खतरा है वो जिले हैं मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और दरभंगा। वहीं सिस्मिक जोन 4 यानी खतरे के लिहाज से दूसरे नंबर पर जो जिले हैं उनमें राजधानी पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, नालंदा, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, जमुई, बांका और खगड़िया आते हैं। वहीं सिस्मिक जोन 3 यानी खतरे के लिहाज से तीसरे नंबर बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, जहानाबाद, नवादा, अरवल और गया आते हैं। आनंद अमृतराज, जी मीडिया, पटना। जलजले का कहर आगे भी है जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। दक्षिण एशिया में इस साल आए अब तक भूकंप का केंद्र नेपाल में रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों नेपाल में बार बार भूकंप आ रहे हैं। तो आइए
इस सवाल का जवाब टटोलने की हम कोशिश करते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। 25 अप्रैल 2015 को डोली धरती। नेपाल का पोखरा था केंद्र। 9000 से अधिक लोग हताहत। 12 मई 2015 को फिर डोली धरती। नेपाल का कोडाली था केंद्र। बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान। नेपाल में अक्सर भूकंप आते रहते हैं। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित इलाकों में एक माना जाता है। नेपाल में हिमालय के कारण ज्यादा झटके आते हैं। इस क्षेत्र में धरती की इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे दबती जा रही है और इससे हिमालय ऊपर उठता जा रहा है। हर साल लगभग 5 सेंटीमीटर ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है और इससे हर साल हिमालय 5 मिलीमीटर ऊपर उठता जा रहा है। इससे वहां के चट्टानों के ढांचे में एक तनाव पैदा हो जाता है। जब ये तनाव चट्टानों के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तो भूकंप आता है। अभी दुनिया में कोई भी वैज्ञानिक ये अंदाजा नहीं लगा सकता है कि दुनिया में कब, कहां और कितनी तीव्रता वाला भूकंप आएगा। लेकिन वैज्ञानिक इतना जरूर मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र में बड़ा भूकंप आने की आशंका है। ऐसे में इस इलाके में रहने वाले लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए और ऐसा घर बनाना चाहिए जो भूकंप के झटके को बर्दाश्त कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस भूकंप ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हिला दिया, जिसने हजारों जिंदगियां पल भर में खाक कर दी, जिस भूकंप ने हजारों घरों को उजाड़ दिया, आखिर उस भूकंप की असलियत क्या है? कैसे आता है यह भूकंप? क्या है भूकंप के वैज्ञानिक पहलू? आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से भूकंप के इस सच को समझने की हम कोशिश करते हैं। भूकंप को समझने के लिए पहले हमें धरती की संरचना को समझना होगा। दरअसल हमारी धरती मोटे तौर पर 3 परतों में बटी है। ये परतें हैं भूपटल क्रस्ट, प्रवार मैंटल, क्रोड कोर। अब आपको ये समझाते हैं कि ये भूकंप क्यों और कैसे आता है। दरअसल पृथ्वी की बाहरी सतह 7 प्रमुख और कई छोटी प्लेट्स में बटी हुई है। ये प्लेट्स लगातार घूम रहे हैं। आपको बता दें कि इन प्लेटों की मोटाई 50 से 100 किलोमीटर तक होने की संभावना जताई जाती है। इन प्लेटों के नीचे तरल पदार्थ लावा होता है और ये परतें इसी लावे पर तैरती रहती हैं और इनके टकराने से ऊर्जा निकलती है जिसे भूकंप कहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि हिमालयी भागों में ज्यादा भूकंप की संभावना क्यों होती है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप की प्लेट्स 5.5 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की ओर खिसक रही है। इस दौरान कई बार ये प्लेट्स आपस में टकराती भी है। लगातार टकराने से इनके कोने मुड़ने लगते हैं। जब इन प्लेट्स की दबाव सहने की क्षमता खत्म हो जाती है तो वे टूटने लगती है। अब प्लेट्स के इसी वजह से हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है। यह इलाका भूकंप के मामले में सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ साल भर भूकंप आते रहते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात ये कि हिमालय की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि हिमालय को अभी युवा पर्वत भी कहा जाता है। हिमालय के नीचे धरती के 2 प्लेट्स हैं जो आपस में एडजस्ट होती है तो कंपन होता है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि इंडियन प्लेट यूरेशिया प्लेट की तरफ खिसक रहा है, लिहाजा नेपाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली समेत दूसरे प्रदेश
सेस्मिक जोन 4 और 5 में आते हैं। हिमालय की गोद में बसा हुआ पूरा नेपाल भूकंप के फॉल्ट जोन में है। वहीं नेपाल के बीच में से महेंद्र हाईवे फॉल्ट लाइन गुजरती है। ये फॉल्ट लाइन तराई इलाकों और पहाड़ी इलाकों को क्रॉस करती है। ये उत्तराखंड से आगे दिल्ली तक जाती है। यही वजह है कि नेपाल में भूकंप का केंद्र होने के बाद भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर भारत में भी झटके महसूस किए गए। अब आपको समझाते हैं कि भूकंप कैसे आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फॉल्ट लाइन को समझते हैं। दरअसल पृथ्वी के इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट में कई प्लेट्स होती है। जहां ये प्लेट स्लिप हो जाती है वे फॉल्ट लाइन कहलाती है। धरती के अंदर तापमान के दबाव और हलचलों के कारण ये फॉल्ट लाइन सक्रिय हो जाती है। ये अपनी जगह से आगे या पीछे होने लगती है तो भूकंप आता है। सबसे पहले धरती की पहली सतह के नीचे भूकंप आता है। इस जगह को हाइपोसेंटर कहते हैं। इसके ऊपर जहां से भूकंप अपना असर फैलाना शुरू करता है उसे एपिसेंटर यानी भूकंप का केंद्र कहते हैं। माना जाता है कि एपिसेंटर से जो ऊर्जा निकलती है वो किसी परमाणु बम से कम नहीं होती। ये धरती की परतों को चीरते हुए सतह तक आती है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि हर सेकंड कम से कम 3 भूकंप आते हैं, लेकिन इनकी तीव्रता कम होती है। इनमें से 98% भूकंप समुद्र के अंदर आते हैं। ऐसे भूकंपों की साल भर में संख्या 10 करोड़ हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहां रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ज़लज़ले की कहानी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। इस साल 25 अप्रैल को नेपाल में ज़लज़ला आया। 9,000 से अधिक लोग तबाह हो गए। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जिस कारण यहां की अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से तबाह हो गई है। आइए एक रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि 25 अप्रैल के भूकंप के बाद क्या थी नेपाल की तस्वीर। हिमालय की गोद में बसा नेपाल, जहां की प्राकृतिक छटा निराली। लोग यहां घूमने आते हैं, देखने आते हैं कुदरत की खूबसूरती को, कुदरत के करिश्मे को। लेकिन लगता है कि कुदरत को यह पसंद नहीं था, या फिर वो हम इंसानों से नाराज था। तभी तो 25 अप्रैल के दिन नेपाल पर टूटता है कुदरत का कहर। भूकंप के झटके से पूरा नेपाल थर्रा गया। धरती हिल गई। और जब धरती ही हिल जाए तो फिर हम इंसानों की क्या हस्ती। हम तो उस कुदरत की शक्ति के सामने बौने हैं, छोटे हैं। भले ही हम खुद की शेखी बगार लें, लेकिन जब उसकी ताकत चलती है, उसका कहर टूटता है, तो हमें हमारी शक्ति का एहसास होता है। एहसास होता है कि कितने छोटे हैं हम, कितने लाचार हैं हम, कितने बेबस हैं हम। लेकिन क्या करें, हम इंसान हैं। हमारे अंदर भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं। जब इस आपदा में अपने बिछड़ते हैं, अपने खो जाते हैं, अपने सो जाते हैं, तो दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी। आखिर हमारे सीने में पत्थर नहीं बल्कि दिल है। दिल धड़कता है अपनों के लिए। दिल धड़कता है कि कहीं फिर से एक और त्रासदी ना आ जाए।
हम फिर से किसी त्रासदी के शिकार ना हों। लेकिन कुदरत की मर्जी को कौन पहचाने, कौन जाने। उसके इरादों को समझना अभी तक हम इंसानों के बूते की बात नहीं। हमारा विज्ञान अभी तक ये नहीं बता सका है कि अगला भूकंप कब आएगा, अगली तबाही कब आएगी। लेकिन दिल घबराता जरूर है। दिल घबराता है रोज आ रहे झटकों से। दिल घबराता है खराब होते मौसम से। फिर क्या करें? अपनी लाचारी पर रोएं, बर्बादी पर मातम मनाएं। लेकिन तभी हमें कुछ हाथ दिखाई देते हैं। ये हाथ हमारी तरफ बढ़ते हैं, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए, हमारे दुख को कम करने के लिए। मदद में बढ़ रहे ये हाथ हमें दिलासा दिलाते हैं, घबराते दिल को सुकून दिलाते हैं, उम्मीद की एक लौ दिखाते हैं। कुदरत की मार से जब हम हर तरफ से लाचार हो गए, बेबस हो गए, तब मदद के लिए सामने आए लोगों को देखकर आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, निराशा के नहीं, ये उन उम्मीदों के हैं, उस भरोसे के हैं जो हमें नजर आने लगा है। हाँ, कुदरत ने अपनी ताकत दिखा दी। अब हमारी बारी है, हमारे भरोसे की बारी है, हमारी उम्मीदों की बारी है। अपनों का यह भरोसा हमारे अंदर फिर से जीने की उम्मीद जगाने लगा है। हम लड़ेंगे, हम डटे रहेंगे। कुदरत ने जो छीन लिया वो वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर से उठेंगे, फिर से खड़ा होंगे। देश फिर से उठेगा, नेपाल फिर से खड़ा होगा। यहाँ के लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान होगी, फिर से नया सवेरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में आज बस इतना ही। लेकिन आप रखें अपना ख्याल, रहें सावधान। नमस्कार।